बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने BS क्लासेस के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम प्रीवियस अपनी वीडियो में लेक्चर नंबर 2 तक डिस्कस कर चुके हैं। और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि लेक्चर नंबर हमारा जो 2 था हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने फोर्स को यानी फोर्स की एक इक्वेशन ड्राइव की थी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। और जो लेक्चर नंबर हमारा 3 है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के नेम से ही स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ FSC इंटर पार्ट 1 की फिज़िक्स में भी कुछ याद आया होगा। वहाँ पर भी आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी क्या है, स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट इसके अंदर हम इसी को ज़रा प्रूव करेंगे। एक तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा आइसोलेटेड सिस्टम, और ये वैसे तो वहाँ पर भी आप लोगों ने, जो मैंने अभी हिंट दिया पार्ट 1 FSC में भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, हम उसे क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। और इस तरह की अगर कोई एग्जांपल देना चाहें, आपसे एग्जांपल पूछे कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अ गैस इन अ सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम की क्या है, एग्जांपल है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में ही सिलेंडर के अंदर मूव करते हैं, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। तो इसी को हम बात को एट द एंड इस टॉपिक पे प्रूव करेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता। तो उसके लिए सिस्टम हम स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर, इफ वी टेक अ सिस्टम ऑन विच द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो। हम ऐसा सिस्टम कंसिडर करेंगे, मैंने अभी एक्सटर्नल सिस्टम के आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताया जिस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देंगे। और स्टूडेंट्स, ये बात भी आप लोग FSC लेवल पर पढ़ चुके हैं, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा था, और हम इससे प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके थे कि ये असल में हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की जनरल फॉर्म है। जो F इज़ इक्वल टू M में आप लोग पढ़ते थे, वो उसकी एक क्या थी, स्पेशल फॉर्म थी। ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में अपने डिस्कस भी किया था। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ ही को यूज़ किया है, या न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, F इज़ इक्वल टू dp/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स मैं इसी को थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, dp/dt यहाँ पर लिख लिए, और इस F के साथ मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल लिख लिए, एक्सटर्नल फोर्स थी। अभी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा सिस्टम कौन सा है, आइसोलेटेड, तो ये एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, ज़ीरो। अ सिस्टम इज आइसोलेटेड, सो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। देन हम dp/dt वैसे इक्वल टू FXT की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बोथ साइड इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। अब जैसे स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट करेंगे हम, इसकी भी इंटीग्रेशन यहाँ पर और इसकी भी इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट p बचेगा। और याद रहे स्टूडेंट, ज़ीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है। तो यही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ के ऊपर स्टेटमेंट चाहे आप देख लें कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या रहता था, कांस्टेंट, और वही हमने क्या कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, ये भी आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा, अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स ये भी आप लोग एफएससी लेवल पर पढ़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है टॉप पर। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम, अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस हमने अभी पढ़ा एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, उसमें एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, तो इसी को हमने वेरीफाई करना है। और बेसिकली एंगुलर मोमेंटम इज़ अ मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये असल में लीनियर मोमेंटम की ही मूवमेंट है। आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमने एक्स और वाई दो कंपोनेंट कंसिडर किए, यानी कि टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ओरिजिन एक पार्टिकल पॉइंट P पर है और वो पॉइंट P2 से यानी कि P1 से P2 तक मूव करता है, और ओरिजिन से पॉइंट P1 तक पॉइंट P2 तक जो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा R, उसे हम नाम देंगे। और ये एंगल थीटा, यहाँ पर इनके साथ दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा, यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम को शो, यानी कि एंगुलर मोशन को शो करेगा यहाँ पर थीटा। तो स्टूडेंट्स इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम एफएससी लेवल में ये भी पढ़ चुके हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड लीनियर मोमेंटम P। अब इसी को स्टूडेंट, इसी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम के लिहाज से। अब डिफ्रेंशिएट के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है दो वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के हम यहाँ पर डेरिवेटिव dl/dt वैसे ही फर्स्ट एज इट इज़ हम, या फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, या हम आप फर्स्ट एज इट इज़ लिख लें, सेकंड का डेरिवेटिव, जैसे मर्जी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने डेरिवेटिव का पहले ऑपरेटर लगाया, नेक्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल के अंदर आप सब जानते हैं प्लस का साइन लगता है। अब सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट आर यानी कि ये आर जो था उसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर ले लिया है। अब स्टूडेंट्स dl/dt तो वैसे ही हम लिख देंगे, आर भी वैसे ही। अभी ये हमने पढ़ा था प्रीवियस अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक में कि dp/dt किसके इक्वल होता है, f के। तो dp/dt की जगह हमने क्या लिख दिया है, f, प्लस भी वैसे ही। ये p की जगह स्टूडेंट्स हमने mv, मोमेंटम का फार्मूला आप जानते हैं, p इज इक्वल टू mv होता है। स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओरिजिन से P1 तक या P2 तक जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था या पोजीशन वेक्टर था वो क्या था, r। इसका स्टूडेंट्स अगर डेरिवेटिव लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सब जानते हैं v क्रॉस v, यानी दो वेलोसिटीज़ के दरमियान सेम, यानी कि सेम वेक्टर्स के दरमियान जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो उसका प्रोडक्ट आप सबको पता है ज़ीरो के इक्वल होता है ये। तो ये v क्रॉस v क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और r क्रॉस f हमने पढ़ा हुआ है टॉर्क के इक्वल होता है, ये एफएससी में पढ़ा था आपने, r क्रॉस f किसके इक्वल होता है, टॉर्क के। इसकी जगह पर स्टूडेंट ज़ीरो हम पुट कर देंगे, और यहाँ पर dl/dt वैसे ही। अब क्या बचा स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क रह गया बाकी। ये जो टॉर्क आया इसको मैं ex यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क लिख दूंगा यहाँ पर। अब एक्सटर्नल टॉर्क हम ऊपर स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं अभी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम। जब एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा तो तब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमने इस एक्सटर्नल टॉर्क की जगह स्टूडेंट्स क्या पुट कर देना है, ज़ीरो। ये यहाँ पर लिखा भी एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स हम बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टॉप पर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दिया हमने dl/dt और ज़ीरो की इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, कैंसिल, एल बच जाएगा यहाँ पर, और ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। और यही हमारे पास स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अभी एक बात की थी, मैं उसको रिपीट करता चलूँ ज़रा। मैंने यहाँ पर अभी बात की थी v क्रॉस v, यानी सेम या पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल। ये कैसे हो जाता है ये ज़रा समझ ले स्टूडेंट। आप लोग एफएससी में ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि v क्रॉस v। अब इस v वेक्टर की मैग्नीट्यूड v, इस v वेक्टर की मैग्नीट्यूड v, क्रॉस ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन
और थीटा स्टूडेंट पैरेलल वेक्टर है, सेम वेक्टर है, तो सेम ये पैरेलल वेक्टर में एंगल क्या होता है 0 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर v क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू, आप सब जानते हैं ये हो जाएगा v स्क्वायर, यानी v से मल्टीप्लाई होगा v स्क्वायर। साइन 0 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, 0 होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स v क्रॉस v आप 0 से v स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 से v स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यही हमने यहाँ पर लिखा था v क्रॉस v किसके इक्वल होगा 0 के। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था, इसमें इसको ज़रा आपने अच्छी तरह से कर लेना है तैयार। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तक इसको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।